हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्ग 3 के लिए जो हमारी लगातार क्लासेस हो रही है, इस सीरीज का ये 13वां लेक्चर आपके सामने है। आज हम आपदा प्रबंधन की बात करेंगे। आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में मेंशन है। आपदा प्रबंधन से आपके सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिनकी बात आज हम करने वाले हैं। आप सबको पता होगा, वर्ग 3 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस हमारे द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, इसमें हम 20 क्वेश्चन जो आपके मेन कंटेंट से और 10 नंबर जो पेडागोजी से आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस की हम तैयारी करने वाले हैं और हमारा लक्ष्य है 30 आउट ऑफ 30 का। इस अध्ययन के अंदर हम लगभग 15 क्लासेस आपको मेन कंटेंट के लिए प्रोवाइड करवाएंगे और लगभग 5 क्लासेस आपको पेडागोजी की प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर हमारा पूरा पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास हमारी होने के बाद एक आध क्लास और आपको मिलेगी मेन कंटेंट के लिए। टोटल हमारी प्लेलिस्ट में 12 से 13 क्लासेस अभी तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी हमारी आती रहेगी। इसके बाद हम सीडीपी को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट सेशन भी हमारा लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होगा। वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर शुरू कर दी है हमने, तो आप सभी इष्ट मित्रों के साथ इस क्लासेस को शेयर करें। आज हमारी बात हो रही है आपदा पर। आपदा क्या होती है? देखिए प्यारे दोस्तों, आपदा की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 2-3 चीजें स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि जब प्रकृति के द्वारा कोई ऐसी घटनाएं हो जिससे हमारे जान माल की हानि हो, किसकी हो? जान या माल की हानि हो, तो ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ये घटनाएं प्राकृतिक भी हो सकती है और ये घटनाएं मानव जनित भी हो सकती है। तो आपदा हम उन्हें कहते हैं जो या तो प्रकृति के द्वारा या फिर मानव के द्वारा निर्मित होती हैं और उससे किसी न किसी रूप में जीवधारी या फिर व्यक्ति प्रभावित होता है या उसके जीवन को हानि होती है। या तो वो हानि उसके किसी संसाधन की होगी या तो वो हानि उसकी होगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए बाढ़ आई और आपका घर ढह गया, इसका मतलब आपका संसाधन चला गया, आपका माल चला गया। और मान लीजिए बाढ़ आई और कुछ लोग बह के चले गए, तो ये जान की हानि हुई। तो आपदा हम उसे कहते हैं जो या तो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं या मानव जनित हो सकती है। सर आप कहोगे सर क्या मानव भी आपदा ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। परमाणु दुर्घटना है, मानव जनित आपदा है। आ रही है बात समझ में? किसी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, मानव जनित आपदा है। भाई मानव फैक्ट्री नहीं लगाता, विस्फोट नहीं होता। हाँ, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि तो किस्मत से हुआ, भगवान ने किया, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपदा किसी ऐसी जगह पर हो रही है जैसे ट्रेन दुर्घटना, 500 यात्री मर गए साहब, क्या है? आपदा है। कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। तो आपदा दो प्रकार की हो सकती है। आपदा एक तो प्राकृतिक होती है और दूसरी होती है मानव जनित। आपदा एक तो होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी जो आपदा होती है वो होती है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा उस आपदा को कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा आती है और मानव जनित आपदा उस आपदा को कहा जाता है जो मानव से निर्मित होती है या जिसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? मानव होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। प्राकृतिक आपदाएं जैसे मौसम संबंधित आपदा, भूगर्भी हलचल, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, इन सभी घटनाओं के घटित होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं नेचर है, कहीं ना कहीं प्रकृति है। जैसे कि चक्रवात का आना, सुनामी का आना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये सब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं, ठीक है सर। तो प्राकृतिक आपदा आप समझे, जो भी चीज आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। अब बात करते हैं मानव जनित आपदा की। मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? मानव जनित आपदा वे होती है जिनके लिए उत्तरदायी मानव होता है, जिनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता है। तो वे आपदाएं जो मानव की अपेक्षाओं या मानव की असावधानी से घटित होती हैं, मानव जनित आपदाएं कहलाती है। जैसे कि उद्योगों में, ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में किसी को करंट लग जाना, किसी उद्योग में विस्फोट हो जाना या किसी विषाक्त पदार्थों का नदी में प्रवेश करने से भी व्यक्तियों की मौत हो सकती है। तो यह भी मानव जनित आपदा है। किसी नदी में करंट फैल गया और उस करंट के फैलने से बहुत सारे लोग मर गए, मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह भी एक मानव जनित आपदा है। भाई करंट का यूज कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, ठीक है। बांध का टूटना, प्रदूषण का बढ़ना, नागरिकों के बीच संघर्ष, आतंकवाद,
ये सब मानव जनित आपदा है। आप कहोगे सर क्या आतंकवाद भी एक आपदा है? बिल्कुल, आतंकवाद भी एक आपदा है। जब किसी आपदा के द्वारा जान या माल की हानि होती है तो वो आपदा आपदा कहलाती है। आ रही बात समझ में? तो दो तरह की आपदा आपने समझी सर। अब देखो, कुछ अलग अलग आपदाओं में मैंने यहां पे नाम दे दिए हैं। एक प्राकृतिक आपदा है, जरा देखिए कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। तो पहली आपदा देखिए जरा, प्राकृतिक की श्रेणी में आती है चक्रवात या तूफान। ये क्या है? वायुमंडलीय आपदा है और प्राकृतिक आपदा भी है। बादल का फटना वायुमंडलीय आपदा है। बिजली का गिरना, कोहरे का पड़ना जिससे मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो ये वायुमंडलीय आपदा है। कहीं पर ओलावृष्टि हो जाए, बर्फ गिरने लग जाए, वायुमंडलीय आपदा है और प्राकृतिक आपदा है। ये सारे प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में भी किसका उदाहरण है? वायुमंडल से होने वाली गतिविधियों के। सूखा पड़ना या लू का गिरना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और वायुमंडलीय आपदाएं भी हैं। मतलब प्राकृतिक आपदा में भी अलग अलग कैटेगरी है, वायुमंडलीय आपदा, स्थलीय आपदा, जलीय आपदा या जैविक आपदा। तो वायुमंडलीय आपदा जो वायुमंडल से आए, है ना, जब पानी कहां से बरसता है, अतिवृष्टि कहां से होती है, ओलावृष्टि कहां से होती है, बारिश से, ठीक है, तो ये वायुमंडलीय आपदा। अब स्थलीय आपदा क्या हो सकती है? ज्वालामुखी फटना, स्थल पे हो रहा है भाई। भूकंप का आना, स्थल पे हो रहा है, प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन होना, भूस्खलन समझते हो ना, पहाड़ का गिरना, आपने उत्तराखंड वगैरह में सुना होगा कि बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ की गिर गई और लोग दब गए उसके अंदर, या वहां का परिवहन मार्ग बाधित हो गया, तो ये क्या हो रही है? प्राकृतिक है। मृदा का अपरदन, किसी एक बड़े क्षेत्र की मृदा बहुत दूर तक चली गई पानी की वजह से, तो यह भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का आना, ज्वार भाटा का गिरना, समुद्री तूफान का आना और बाढ़ का आना, यह भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जलीय प्राकृतिक आपदा है। ये वायुमंडलीय आपदा है और ये स्थलीय आपदा है। अब कुछ होती है जैविक प्राकृतिक आपदा, जैसे कि कोविड-19 आया था तो एक आपदा थी और महामारी है, ये जैविक आपदा है, ठीक है। विनाशकारी कीट एवं टिड्डी का आक्रमण, किसी क्षेत्र में टिड्डी का आक्रमण हो गया तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, यह नेचर के द्वारा हुआ है, प्रकृति के द्वारा हुआ है, लेकिन ये जैविक आपदा की श्रेणी में आता है। वायरल संक्रमण का फैल जाना, फफूंद या बैक्टीरिया का संक्रमण, ये सारे के सारे प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं और प्राकृतिक आपदा में भी इनकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कुछ वायुमंडलीय आपदा होती हैं जो वायुमंडल से प्रभावित होती है, कुछ स्थलीय आपदा होती है और कुछ होती है जलीय आपदा। तो इन सारी की सारी आपदाओं के पीछे कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? प्रकृति जिम्मेदार है और प्रकृति ही इन सारी की सारी आपदाओं को ला रही है। तो ये तो हो गई प्राकृतिक आपदा के उदाहरण। अब मैं आपको कुछ मानव जनित आपदा के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी मानव जनित आपदा है जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकती है। तो पहली देखिए सर, मानव जनित आपदा में एक होती है भौतिकी आपदा। मानव जनित आपदा में एक होती है भौतिकी आपदा, जिसमें मृदा का अपरदन होता है, मानव जनित हो सकता है भाई। अगर मृदा का अपरदन हो रहा है तो मानव जनित है। भूस्खलन भी मानव जनित हो सकता है। अभी देखो, इसमें आपने प्राकृतिक में भी पढ़ा है भूस्खलन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये प्राकृतिक है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि तो मानव निर्मित है, फिर हम क्या करें? तो देखो, आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है उसमें रोड अच्छी नहीं थी, तो सरकार ने क्या कहा कि भाई हम बढ़िया बढ़िया रोड यहाँ पे बना रहे। अब बढ़िया बढ़िया रोड जब सरकार बनाने गई तो मशीनें यूज करने लगी, है ना, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनका प्रयोग होने लगा, तो वहां पे लैंडस्लाइड होने लगा। क्या पहले लैंडस्लाइड हो रहा था? ज्यादा नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा है? रोड बनने के कारण। मतलब मानव जनित आपदा। बारिश आई, पहाड़ गिर गया, प्राकृतिक आपदा है। तो भूस्खलन प्राकृतिक भी हो सकता है, भूस्खलन मानव निर्मित भी हो सकता है। आपने उत्तराखंड में कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट लिया सर कि हम 6 लेन हाईवे बनाएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत पहाड़ी है, आप पहाड़ियों को काटोगे, दूसरी पहाड़ी धंस जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्या प्रकृति जिम्मेदार है या आप जिम्मेदार हो? आप जिम्मेदार हो, आप बना रहे हो रोड। बारिश आई, पहाड़ गिर गया, लोग बहके चले गए, प्राकृतिक आपदा है। दोनों आपदाएं अलग अलग। अब रासायनिक आपदा की बात करें तो ये मानव निर्मित होती हैं। गैसों का रिसाव, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। नाभिक का विस्फोट होना, तेल रिसाव होना, ये सारे के सारे रासायनिक है। जैविक में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का बढ़ना भी एक आपदा है। कुपोषण की समस्या भी एक आपदा है और कोविड जैसी महामारी आना भी एक आपदा है, मानव निर्मित भी और प्राकृतिक भी। तो कुछ आपदाएं मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती है। जैसे कि प्रकृति ने ही कहा कि भैया कोविड
भारत में होगा। लेकिन अगर हम कोविड में जो हमारे मास्क वगैरह है, जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर न ले और कोविड और बढ़ने लगे, तो फिर इसके जिम्मेदार तो हम स्वयं हो गए। आ रही बात समझ में? तो कुछ आपदाएं प्राकृतिक भी होती है, कुछ आपदाएं मानव निर्मित भी होती है। ठीक है, चलिए ये दोनों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दो वर्ड आप सुन लीजिए, एक को कहते हैं जनसंख्या, एक को कहते हैं हैजार्ड, संकट, विपदा, और एक को कहते हैं आपदा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, एक तो होता है प्रकोप और एक होता है डिजास्टर। इसको कहते हैं हजार्ड और इसको कहते हैं डिजास्टर। आपने वर्ड सुना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आगे देखेंगे आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन के बारे में समझे हैं। लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा कि आपदा एक्चुअल में क्या है। तो हजार्ड प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से वे घटना है जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती है, प्रकोप कहलाती है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि हजार्ड की श्रेणी में आते हैं जब तक उससे जान माल की अधिक क्षति नहीं होती है। लेकिन जब भूकंप और बाढ़ से लोग मर जाएं, लोगों को हानि हो जाए, तो उसे हम आपदा कहते हैं। जब प्रकोप मानव आवासिक क्षेत्र में होता है तो आपदा के रूप में होता है और उससे लोगों को मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है हजार्ड और आपदा लगभग एक सी चीज है, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस यह है कि जब मान लीजिए सुनामी आ रही है और समुद्र के बीचों बीच सुनामी आ रही है, तट पर नहीं आई, समुद्र के अंदर ही सुनामी रही, तो वो हजार्ड है। लेकिन वो तट पे आ गई, लोग मर गए, जान माल की हानि हो गई, तो वो आपदा है। आपदा होने के लिए जिम्मेदार क्या होगा? व्यक्तियों का मरना या फिर जान माल की हानि। जब जान माल की हानि होगी तो हम उसे आपदा कहेंगे, और जब किसी की हानि नहीं हो, केवल आपदा है, जैसे कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, तो वो प्रकोप है। लेकिन कोई मर गया, बाढ़ में बह गया, तो वो डिजास्टर या फिर आपदा है। आई बात समझ में? अब जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन के लिए हमको तीन चीजें स्पेशल समझनी पड़ेगी। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और इन तीन चीजों में हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की भी बात आज करने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ब्लैंक स्लाइड पे ले जाके आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं आपदा प्रबंधन के लिए। प्यारे दोस्तों, जब भी आपदा किसी भी स्थान पर आती है, समझना मेरी बात को ध्यान से, आपदा जब किसी भी स्थान पर आती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपदा की हमें पूर्व करना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आपदा के दौरान करना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आपदा के बाद करना चाहिए। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, आपदा का प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मतलब जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आई और 1000 लोग मर गए या 1000 लोग विस्थापित हो गए, तो उनको कैसे बचाओगे जिससे कम से कम हानि हो? किस प्रकार से आप काम करोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे, कैसे लोगों को बचाया जाएगा? इसे ही तो कहते हैं आपदा का प्रबंधन, कि भाई कम से कम लोगों की हानि हो। भाई जो मर गए वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब लोग न मरे ये हमारे हाथ में है। ये है मैनेजमेंट, और यही आपके सिलेबस का मेन टॉपिक है, आपदा प्रबंधन। तो देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हमको करना है जो आपदा के पूर्व हम करेंगे, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि सर ये चीज है जो हमें आपदा के पहले कर लेनी चाहिए? कल्पना करो, जैसे कि मान लीजिए आपदा आने वाली हो, किसी जगह पर समुद्र है और समुद्री हलचल या हमारी पूरा का पूरा सिस्टम आजकल इतना बढ़िया बन गया है कि हमको पहले से ही पता चल जाता है कि सर यहाँ पे जो है विस्फोट होने वाला है, या फिर यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होने वाली है, या फिर यहाँ पे सुनामी आने वाली है, पता चल जाता है ना। तो जब हमको ये पता चल जाए कि भाई इस तारीख को इस वाले इलाके में सुनामी आने का खतरा ज्यादा है, तो इस वाले स्थान पर हम अल्टीमेटम जारी कर दें, हम लोगों को सचेत कर दें, हम लोगों को कह दें कि भैया आप जिस स्थान पर रहते हो यहाँ सुनामी आने वाली, पिछले अगले 48 घंटे में आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप मारे जा सकते हो। ऐसी सूचनाओं के द्वारा हम उन व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते या नहीं पहुंचा सकते? अरे भाई, भारत में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको पहले ही पूर्वानुमान हो जाता है किसी भी चीज के आने का। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि भाई पिछले अगले 48 घंटे में यहाँ पे इतना मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है, रेड अलर्ट जारी किया गया। मतलब आपको पहले से पता इतनी बारिश होगी।
तो आप पहले से ही उन लोगों को हटा दो वहां से। यह आपदा के पूर्व तैयारी है। आपको पता है कि भाई यहां पे दिक्कत होगी, तो आप पहले से कुछ ऐसे सेंटर्स बना दो, कंट्रोल रूम बना दो पुलिसों के, पहले से आप एनडीआरएफ को तैनात कर दो। एनडीआरएफ अभी हम समझेंगे, एनडीआरएफ पुलिस को आप पहले से तैनात कर दो। आपको पता है ना कि यहां सुनामी आ सकती है, तो आप पूरा तटीय इलाका खाली करवा दो, अलार्म लगवा दो, और जो भी मछली को लेने वाले समुद्र में जो लोग जाते हैं उनको अल्टीमेटम जारी कर दो कि भाई आप इस क्षेत्र में न रहे, क्योंकि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो ये तो वो घटनाएं हो गई जो हम आपदा के पूर्व कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ मुझे। भाई आपदा आने के पहले हम सचेत कर सकते हैं लोगों को, है ना। जैसे किसी के घर में चोरी होने की संभावना हो, किसी की जान को खतरा हो, जैसे नेता लोग करते हैं ना कि हमारी जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब होता है कि भाई चलो अपने हाथ में जो था वो तो अपन ने कर लिया, लेकिन मान लो आपदा आ ही गई और लोग निपट गए, तो अब क्या करेंगे। जैसे कि उत्तराखंड में आपदा आई थी उत्तराखंड में आपदा, और उत्तराखंड की आपदा के दौरान हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग की जान चली गई थी। तो उत्तराखंड की आपदा के दौरान हमने क्या करा, हजारों लोग जब मारे गए तो हमने उन लोगों को ढूंढा जो जीवित से, और उनको हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हमने फूड पैकेट जो होते हैं, खाने के जो पैकेट्स होते हैं, जरूरी जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको जंगलों में फेंका ताकि अगर कोई व्यक्ति जीवित हो तो उसको खाए और जीवित रहे। क्योंकि भाई आपदा हो चुकी है, वो अब हमारे हाथ में नहीं है। जो लोग मर गए वो मर गए, उनको हम नहीं बचा सकते, लेकिन हम उनको बचा सकते हैं जो घायल हो गए हैं। हम उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं जो इससे परेशान हो रहे हैं। तो ये आपदा के दौरान होने वाली घटना है। तो हम अपनी एनडीआरएफ को लगा देंगे, हम अपनी आर्मी को लगा देंगे, हम अपनी गवर्नमेंट को लगा देंगे पूरी तरह से। हम नए वहां पे टावर वगैरह, सैटेलाइट वगैरह फटाफट से बना देंगे। भारत के पास ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो तत्काल एक बड़ा नगर तैयार कर सकती है। तो हम ऐसी चीजें तैयार करेंगे ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको बड़ी आसानी से शेल्टर होम्स के अंदर रखा जाए। आ रही है बात समझ में। तो ये तो हो गई आपदा के दौरान की घटना। आपदा के पूर्व में बता चुका हूं, आपदा के दौरान की बता चुका हूं। अब बात करते हैं आपदा के बाद क्या करना चाहिए। भाई आपदा के बाद भी तो कुछ घटनाएं होगी। भाई आपदा आ गई, आपदा में लोग मारे गए, आपदा की पहले की बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आपदा के दौरान या आपदा के बाद क्या हो सकता है। मान लो वही एग्जांपल लेते उत्तराखंड की त्रासदी का। उत्तराखंड की त्रासदी ली, और उत्तराखंड की त्रासदी के अंदर कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग मारे गए। अब कुछ ऐसे लोग मारे गए जिनके बच्चे बच गए। ठीक है भाई, मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए, और बच्चा पता नहीं किस राज्य का है, कहां भटक रहा है, किसी को नहीं पता। तो ऐसे बच्चों को पुनर्वासित करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को घर अलॉट करना पड़ेगा, उनको रहने का अस्थायी बंदोबस्त करना पड़ेगा। किसी के घर लूट गए साहब, घर पानी में चला गया, विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, सब खत्म हो गया, भूकंप आया, घर गिर गया, बनाया, तो सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। तो आपदा के बाद क्या करना चाहिए सरकार को, जो भी लोग प्रभावित हुए हो उनको या तो मुआवजा राशि दी जाए, या फिर सरकार के द्वारा उनको आवास उपलब्ध करवाया जाए, उनके पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसलिए उनको सचेत किया जाए। जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया, आपदा हो गई, बहुत सारे लोग मर गए भोपाल में, किसके कारण, गैस के कारण। वो मर गए सो मर गए, लेकिन उस गैस के कारण आज भी लोग प्रभावित है। तो हमने क्या बना दिया, हमने आपदा एवं राहत कोष बना दिया भोपाल के अंदर। हमने क्या कर दिया, आपदा एवं राहत कोष और मंत्रालय बना दिया भोपाल में, ताकि इन फ्यूचर ऐसी घटना ना हो, और जो इस घटना से प्रभावित है ऐसे लोगों को हम मदद करें। ऐसे लोगों को आज भी पैसा मिलता है, ऐसे लोगों को आज भी सरकार क्या दे रही है, पैसा दे रही है। तो 3 कैटेगरी हमने समझी, यही आपदा मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन कहलाता है प्यारे दोस्तों। इसे ही क्या कहते हैं, आपदा का प्रबंधन या फिर आपदा का मैनेजमेंट। एक तो आपदा के दौरान, आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद क्या घटना घटित होती है, और सरकार किस प्रकार आपका सहयोग करती है, यह मायने रखता है साहब।
ठीक है, तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? जब आपदा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की सरकार प्रयास करे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करे, उसे आपदा मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके और ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके कि अगर किसी भी शहर में, किसी भी जिले में बाढ़ आती है तो हम किस प्रकार उस बाढ़ से लोगों को बचा पाएंगे। ठीक है, इसको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन हम वापस से अपने उस टॉपिक पर चलते हैं जहां पर हमने इस बात को शुरू किया था। ठीक है, चलिए सर, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी आपदा होती है या जो हजार्ड होता है, आपदा होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? दो डिफरेंस होते हैं, एक प्रकोप होता है, हजार्ड होता है, और एक आपदा होती है। हजार्ड हम उसे कहते हैं जब हमारे जान माल की हानि नहीं हो, और जब उसी चीज से जान माल की हानि हो जाती है तो उसे आपदा कहा जाता है। ठीक है सर, यानी कि भूकंप आया और कोई लोग ना मरे तो विपदा है, हजार्ड है, और अगर लोग मर जाए तो आपदा है। डिफरेंस आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जब भी आपदा या ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए कौन सा मंत्रालय काम करेगा? जैसे मान लो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो हम कौन से मंत्री जी को फोन लगाएंगे? पर्यावरण मंत्री जी को, बाढ़ मंत्री जी को, या बाढ़ मंत्रालय तो होता नहीं है, तो बताओ भैया किसको फोन लगाएंगे? ध्यान रखना, जब भी भारत में बाढ़ जैसी गतिविधि आती है तो उसके लिए जो मंत्रालय डिसाइड है हमारे यहाँ पे, वो है गृह मंत्रालय। यानी किसी भी राज्य में अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा, और उसकी जवाबदारी गृह मंत्रालय को लेनी होगी। गृह मंत्रालय ही मुआवजा अलॉट करेगा, गृह मंत्रालय ही सारी सुविधाएं देगा। जब किसी स्थान पर भूकंप आता है तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो होता है वो आपको आपदा से रिलेटेड मुहैया कराएगा, मदद मुहैया कराएगा, आपको मुआवजा देगा, आपके घर बिगड़ गए तो उनकी सहायता करेगा। ये सब भारत सरकार के अधीन आता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कामों के लिए डिसाइड है। तो वर्ग 3 में आपको ये पूछा जा सकता है। वन में अगर आग लग जाए तो पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार होगा, और वन में आग बुझाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किए जाएंगे। याद रखना, पूछ सकता है कि बताइए बाढ़ के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय। चक्रवात अगर आता है, टॉर्नेडो अगर आता है, सुनामी अगर आती है तो इसके लिए भी गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये सारे याद करते चलेंगे। भूस्खलन और हिमस्खलन आता है। हिमस्खलन मतलब बर्फ का गिरना, भूस्खलन मतलब पहाड़ी का गिरना, तो भी गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। सड़क पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी जी हमारे हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए, हाईवे पे एक्सीडेंट होने के लिए, ये सब के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय जिम्मेदार है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया तो रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना है, तो इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार है और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। अगर किसी स्थान पर सूखा पड़ रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, शीतलहर आ रही है, पाला गिर रहा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। शहरों में अगर बाढ़ आ गई है तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जिम्मेदार है। तो वर्ग 3 के अंदर सिलेबस में आपदा प्रबंधन आपका टॉपिक दे रखा है और उसी के अनुरूप हमारी सारी क्लासेस हो रही हैं। 12 से ज्यादा क्लासेस में ले चुका हूं, ये 13वें नंबर की क्लास है। आप सबको पता होगा 20 नंबर का कंटेंट आता है, 10 नंबर की पेडागोजी आती है। एकाध और हम क्लास लेंगे तो हमारा 20 नंबर का कंटेंट का पूरा टॉपिक पर्यावरण का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पेडागोजी की क्लासेस लेंगे। एक महामैराथन में लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसमें पूरा पर्यावरण 4 से 5 घंटे के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब आपदा के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये सारी की सारी घटनाएं कैसे होती है, वैसे ही होती है जैसे अभी बताया। ठीक है, तो बाढ़ अगर आती है तो बाढ़ आने के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, ये वही बात है। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। प्यारे दोस्तों, जब हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बात करते हैं तो हमको एक चीज समझना होगी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो सरकार लेकर आई थी वो आपदा से राहत और बचाव के लिए लेकर आई थी, कि कोई भी व्यक्ति आपदा से प्रभावित हो तो उसको तत्काल राहत मिले। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सरकार लेकर आई। ठीक है, इसमें हमने 3 श्रेणी बनाई, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था होगी उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो नेशनल लेवल पर चीजों को मैनेज करता है। और राज्य स्तर के जितने भी एजेंसी होती है उनको सुझाव देता है। राज्य वाला जिले को सुझाव देता है। तो हमारे यहाँ पे 3 लेयर में काम होता है जब भी कोई आपदा आती है। अगर मान लो आपदा बहुत बड़ी है
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देखता है। अगर आपदा किसी राज्य में आई है तो राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंधन है ना, यह राज्य आपदा प्रबंधन है, राज्य आपदा प्रबंधन देखता है। और आपदा अगर किसी जिले में आई, जैसे मान लो किसी जिले में कोई बच्चा नदी में फंस गया, तो कौन देखेगा? जिला स्तर पर प्राधिकरण देखेगा। उत्तराखंड में बाढ़ आ गई तो बड़ी आपदा है, देश के लोग हैं, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन देखेगा। कोई किसी राज्य में कोई बांध फूट गया तो राज्य आपदा प्रबंधन देखेगा। तो ये पूरा संगठन हमने कैसे बनाया? इस एक्ट से बनाया। भारत सरकार ने कानून बना दिया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में 3 अलग अलग संस्थाएं हमने बनाई। एक राष्ट्रीय स्तर पर जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं, एक हमने राज्य स्तर पर बनाई और एक हमने जिला स्तर पर बनाई। जो हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक संस्था है। इसका औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया था वो 27 सितंबर 2006 को किया गया था। पूछा जा सकता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। सरकार ने कानून बनाया 2005 में, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बना? 2006 में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री राहत कोष आपने सुना होगा, ये आजकल बना है प्रधानमंत्री राहत कोष, ठीक है, इससे भी मदद दी जाती है। और एक है आपदा कोष, इससे भी लोगों को मदद की जाती है। तो प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय लेवल पे। तो राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री जी हो गए, है ना, सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर प्राधिकरण जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर है, सभी राज्य में होता है ना, उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। ये डेट जो है ये मध्य प्रदेश की है, 5 सितंबर 2007 को बनाया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री जी होते हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करना, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी काम देखते हैं। अब आती जिला पर, तो जिले का मुखिया कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो यहाँ पे कलेक्टर जी आ जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये होती है, मीटिंग होती है, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो हमारा है उसके अनुसार हमने कितनी संस्था बनाई? तो 3 बनाई। एक बनाई नेशनल लेवल पर, एक बनाई स्टेट लेवल पर, और एक बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। याद रखना, ये पूछेगा वर्ग 3 में आपसे, ठीक है। 3 लेवल पर हमने संस्थाएं बनाई। अब कुछ आपदाओं की बात कर लेते हैं, और वो आपदा आपके जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देखिए जरा, अब बात करते हैं सूखे की। सूखा क्या होता है? सूखा किसी भी क्षेत्र में 25% या उससे भी ज्यादा कम बारिश हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। राजस्थान वगैरह में सामान्यतः सूखा पड़ता है। सिंचाई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई आयोग कहता है कि मान लीजिए एक वर्ष में वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम अगर किसी क्षेत्र में होती है, परिभाषा याद रखेंगे क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि सिंचाई विभाग के अनुसार सूखा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिस भी क्षेत्र में एक साल के अंदर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में सूखा होता है सर। और कुल वार्षिक औसत वर्षा 25% से कम होनी चाहिए। तो जहां भी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो और पूरे क्षेत्र में जितनी वर्षा हुई हो उसका 25% ही अगर वर्षा हुई हो तो उस क्षेत्र को सूखे की श्रेणी में लाया जाता है और सूखाग्रस्त क्षेत्र उसे कहा जाता है। तो वहां पे सूखा पड़ता। सूखा पड़ना मतलब वर्षा का बहुत ही कम होना, साल भर वर्षा ही नहीं हुई, फसल सारी चौपट हो गई। तो ये भी एक आपदा है। भारत में महाराष्ट्र के लातूर में, विदर्भ में और वर्तमान समय में सूखे के कारण चर्चा में है। तो विदर्भ वगैरह के अंदर वहां पे हुआ है, ठीक है, सूखा पड़ा है। अब बात कर लेते हैं भूकंप की। भूकंप कैसे आता है? तो भूकंप के बारे में मैंने आपसे कहा था कि भूकंप का मतलब ही होता है भू अर्थात पृथ्वी, कंप अर्थात कांपना। जब पृथ्वी कांपती है या हिलती है तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी क्यों हिलती होगी? तो मैंने आपको बताना है कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है, इस अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं अंदर, है ना, उसके ऊपर ही आपका ये जो भूपर पट्टी है ये तैर रहा है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनसे ही आपदा आती है। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ज्योग्राफी का नॉलेज है, आपको वर्ग 3 के हिसाब से इतना ही याद रखना है कि भूकंप आने के पीछे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत काम करता है। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है कि ये प्लेटें आपस में क्या होती है? टकराती है, और जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। अब हम बात करते हैं भूकंप भारत में कहां कहां आ सकता है। भूकंप भारत में जो आता है उसके 4 अलग अलग जोन है साहब। 4 अलग अलग जोन में, अलग अलग जोन में जोन नंबर 2 जो है वो दक्षिण के ज्यादातर हिस्से हैं। जोन नंबर 3 मध्य भारत में है। जोन नंबर 4 जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड में है। और जोन नंबर 5 आपका कश्मीर वाले इलाके में है।
अब जो जोन नंबर 5 है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप भारत में आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कश्मीर में सबसे ज्यादा भूकंप, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप, मध्य बिहार में सबसे ज्यादा भूकंप, भारतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप और कच्छ के रण में सबसे ज्यादा भूकंप। आपको याद होगा कि जब हमने कुछ टॉपिक को देखा है तो उन टॉपिक के अंदर आपको एक बात ध्यान होगी कि ये जो इंडियन प्लेट है ये पहले यहाँ नहीं थी, ये साउथ अफ्रीका के पास थी और ये लगातार ऊपर जा रही है। देखो प्यारे दोस्तों, आप वर्ग 3 के स्टूडेंट हो तो आपको इतना डीपली नॉलेज मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि इंडिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये पहले यहाँ नहीं था। ये वर्ल्ड के मैप में अगर आप जाओगे तो ये साउथ अफ्रीका के पास था और ये लगातार तैर के यहाँ पे आ रहा है, लगातार तैर के कहां पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और ऊपर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, यहां से यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया और इसी वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो हिमालय क्षेत्र भूकंप के जोन नंबर 5 में आता है, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, एक ये यहाँ पर है ना, और एक उधर जाओगे तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। फिर आते हैं आप जोन नंबर 4 में। जोन नंबर 4 भी आपको एक गुलाबी कलर का यहीं पे दिखाई दे रहा है। देखो ये है भूकंप का जोन नंबर 5, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और आपका ये जो वाला इलाका है, ये जो इलाका है, इसमें भूकंप का जोन नंबर 4 आता है। इसमें कौन आता है? भूकंप का जोन नंबर 4 आता है। ठीक है, अब भूकंप का जोन नंबर 3 जो है, ये वाला इलाका है जो आपका थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। ये जो इलाका ब्लैक एंड व्हाइट टाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन नंबर 3 है। और जोन नंबर 2 पूरा ब्लैक आपको दिख रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, जिसमें साउथ के स्टेट्स आते हैं। तो जोन नंबर 3 का मतलब है कि भाई यहां पर, जोन नंबर 2 का मतलब है कि यहां पर भूकंप नहीं आते हैं या फिर ना के बराबर आते हैं। तो हम या मध्य प्रदेश के लोग बड़ी ही अच्छी स्थिति में है। सबसे ज्यादा भूकंप कहां है? जहां रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा रेड कलर जहां आपको दिखाई दे रहा है वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। थोड़ा सा गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है, वहां सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जहां दिखाई दे रहा है वहां पे थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं। और जहां पे पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है वहां पर सबसे कम भूकंप आते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर आप आते हो तो भूकंप की तीव्रता में लगातार कमी होने लगती है। ठीक है, हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप, फिर थोड़ा कम भूकंप और मध्य प्रदेश में सबसे कम भूकंप। तो ये भूकंप आते हैं। और भूकंप क्यों आते हैं? प्लेट विवर्तन की घटनाओं के कारण। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी एक्चुअल में क्या है? लावा का पृथ्वी से बाहर आ जाना। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो इस पृथ्वी के अंदर मेंटल भाग में बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। और ये जो मैग्मा है, इस मैग्मा की वजह से क्या होता है सर? इस मैग्मा की वजह से ये मैग्मा भूकंप या किसी अन्य कारण से जब ऊपर आ जाता है तो ऊपर आने के कारण ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी आग की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा और एक रबड़ी नुमा चीजें इसमें से निकलकर बह रही होगी। तो ऐसा ही अंदर से निकलता है। क्या सर ये चीजें अंदर है? बिल्कुल है। मेंटल वाले भाग में तप्त लावा भरा हुआ है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही इसको गैप मिलती है ये जमीन को फाड़ के बाहर आ जाता है। इसे हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। अब ज्वालामुखी 3 तरह के हो सकते हैं। मेरी बात समझेंगे आप। ज्वालामुखी के कितने प्रकार हो सकते हैं सर? 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो ऐसा ज्वालामुखी होगा जो सक्रिय ज्वालामुखी होगा। एक कैसा ज्वालामुखी होगा? एक ज्वालामुखी ऐसा होगा जो सक्रिय ज्वालामुखी होगा। सक्रिय होगा भाई, सक्रिय होगा। सक्रिय का मतलब होता है कि वहां से उद्गार हो रहा होगा, निकल रहा होगा लावा। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसा ज्वालामुखी जहां से पहले उद्गार हुआ है और अभी उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में और उद्गार होने की संभावना है। ऐसा प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे ये उद्गार हो रहा है, ये कुछ टाइम बाद बंद हो जाए और फिर भी भविष्य में वैज्ञानिकों को ये लगे कि यहां से वापस से हो सकता है, तो वो प्रसुप्त होता है। एक होते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो अभी जिनमें विस्फोट हुआ है लेकिन भविष्य में उनमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। या तो वो पहाड़ में तब्दील हो गए होंगे या वहां पे कोल्डेरा बन गया होगा। आ रही बात समझ में? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है सक्रिय जो अभी भी चल रहा है जैसे ये। एक हो सकता है प्रसुप्त जो अभी नहीं चल रहा है लेकिन पहले चला था और भविष्य में और भी उसके चलने की संभावना है।
और एक होता है निष्क्रिय जो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये 3 ज्वालामुखी के प्रकार आप याद रखेंगे। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा भरा होता है, ये जो लावा अंदर भरा हुआ है ये फट के बाहर आ जाए तो इसे ये ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इसमें गैस निकलती है, राख निकलती है, जलवाष्प निकलती है और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाली मुख्य गैस निम्नलिखित में से नाइट्रोजन, सल्फर, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साथ ही साथ रेडोन गैस भी इसमें से निकलती है। तो ये ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी जो होती है उसके अलावा भूकंप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब भूकंप आता है तो भूकंप आने का जो कारण होता है वो होता है एक तो ज्वालामुखी। मान लो किसी स्थान पर ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहेगी। वलन या भ्रंशन, पृथ्वी की प्लेटों में अगर टकराव हो जाए, वलन हो जाए तो भी आपका भूकंप आ सकता है। जली भार, आपने बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को रोक दिया, जैसे आपके सर के ऊपर अगर कोई बड़ा सा बेग रख दे तो आपको भार लगने लगता है, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में पानी को बड़े बड़े बांधों में रोक रहे हो तो जो पानी रोका जा रहा है, बड़े बड़े बांध आपने देखे होंगे, तो जो बांध में पानी रोका गया उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और वो पृथ्वी पर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर की वजह से भी भूकंप आ सकता है। तो आपने सरदार सरोवर बांध का नाम सुना होगा। सरदार सरोवर के आसपास भूकंप की गतिविधियां देखी गई हैं। क्यों? क्योंकि वहां बहुत पानी रोका है और ये कृत्रिम बाढ़ है एक तरह की। मतलब मान लीजिए वो फटा और भूकंप आया तो फिर कृत्रिम भूकंप होगा, ये आपकी वजह से आ रहा है ना। आपने पानी रोका और पानी इतना ज्यादा रुक गया कि पृथ्वी पर प्रेशर डाल रहा है। भाई पृथ्वी की भी एक लिमिट है, आपकी भी एक लिमिट है। आपको मैं कहूं 2 क्विंटल सामान लेके छत पे चढ़ना, चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे। तो पृथ्वी की भी एक लिमिट होती है और जब लिमिट से ज्यादा इस पर आप भार डालोगे, लिमिट से ज्यादा आप पानी रोकोगे तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? भूकंप को आमंत्रित करेगा। ठीक है, भूपटल या क्रस्ट का संकुचन, भूपटल क्रस्ट का संकुचन आप गहराई में मत जाना, आपकी ये काम की चीजें बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल सा समझो कि भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो ज्वालामुखी हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो तो भूकंप आ जाएगा। वलन भ्रंशन हो तो भूकंप, वलन भ्रंशन का मतलब पृथ्वी जिस पे आप खड़े हो ना, इसके नीचे बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ऐसी आप कल्पना करो। ये प्लेटें आपस में ऐसे टकराती हैं इस प्रकार से, और जब ये टकराती हैं तो क्या होगा? भूकंप आएगा, है ना। यही दिमाग में बिठाना, ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपना स्तर वर्ग 3 को पढ़ना है, अपना स्तर पीसीएस को नहीं पढ़ना है। ये नोट्स पीसीएस के हैं, है ना, एमपीपीएससी के नोट्स हैं ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आपके काम की क्या चीजें वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। भू संतुलन से संबंधित समायोजन और परमाणु प्रशिक्षण अगर किया जाए, परमाणु परीक्षण अगर किया जाए, आपने देखा होगा पोखरण में हुआ था। वीडियो सर्च करना पोखरण के परमाणु प्रशिक्षण का, परीक्षण का। आपने पोखरण को उड़ते हुए देखा होगा, कितना ज्यादा तेज उसमें आवाज आई होगी। तो क्या उससे पृथ्वी नहीं हिल सकती? अरे भाई, घर का एक पटाखा अगर आप छोड़ते हो तो आसपास की दीवारें कंपन कर जाती है। तो वो तो बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण हुआ था, तो क्या भूकंप नहीं आ सकता? तो भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो जली भार हो सकता है, एक पृथ्वी का संकुचन हो सकता है, प्लेटों को आपस में टकराने से भी भूकंप आता है, और परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आता है, और ज्वालामुखी से भी भूकंप आता है। अब भूकंप से संबंधित कुछ चीजों को देखो। जब भी भूकंप किसी स्थान पर आता है तो वो स्थान पृथ्वी के अंदर होता है। जब भी किसी स्थान पर भूकंप आएगा तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर गर्भ में, पृथ्वी के पेट के अंदर कहीं भूकंप आता है तभी ऊपर की चीजें हिलती है। तो यहां पे जब भूकंप आता है तो इसे फोकस कहते हैं। जिस भी स्थान पर भूकंप आता है पृथ्वी के गर्भ के अंदर, भाई पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, तो पृथ्वी के किसी सेंटर पॉइंट पे भूकंप आया होगा, तो वहां पर जहां भूकंप आता है उसे फोकस कहते हैं, याद रखना। और जिसमें लगभग 90 डिग्री का कोण ये बना ले उसे कहते हैं एपी सेंटर। फिर से समझाओ सर, समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं देखो, एक पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर किसी सेंटर पे भूकंप एकदम आया होगा, कहीं पे टकराई होगी तो वही भूकंप आया होगा। अब वो भूकंप सबसे पहले महसूस पृथ्वी पर किस बिंदु पर हुआ? मान लो यहां पे मुन्ना लाल खड़ा है, तो मुन्ना लाल को झटका लगा एकदम से, तो हम कहेंगे भाई जहां मुन्ना लाल खड़ा है ना वहां इसका एपिसेंटर है। हमको नहीं पता भूकंप किधर से आया, हम तो ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर भूकंप कहां से आया हमको नहीं पता। लेकिन जहां मुन्ना लाल खड़ा है उसके ठीक नीचे ही भूकंप आया होगा, क्योंकि फोकस जहां होता है इस फोकस से 90 डिग्री में ही भूकंप आता है। फिर वो भूकंप बहुत दूर तक जाए वो अलग बात है, लेकिन भूकंप जहां पैदा होता है उसे फोकस कहते हैं, उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। और जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस होता है
उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहां भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे फोकस कहा जाता है, और वह बिंदु जिसके ठीक ऊपर भूकंप महसूस होता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। समान भूकंप को मिलाने वाली रेखाएं समघात रेखाएं कहलाती है। समान भूकंप को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समघात रेखाएं कहलाती है। और भूकंप का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, याद रखना। और भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। कितने स्केल में भूकंप को नापा जाता है? रिएक्टर स्केल में भूकंप को नापा जाता है। तो भूकंप को नापने का जो पैमाना है वो रिएक्टर स्केल है, और इसमें 1 नंबर से लगा के 9 नंबर तक इस स्केल में होता है। जब भी 1 स्केल का भूकंप कहीं आता है तो कोई झटका महसूस नहीं होता है, 3-4 से झटके महसूस होना शुरू होते हैं। और मान लीजिए 3 में जितना झटका महसूस हुआ और किसी जगह पर 4 नंबर का भूकंप आ गया, रिएक्टर स्केल 4 का भूकंप आ गया, तो जितना 3 में हुआ था ना उससे 10 गुना ज्यादा 4 में होगा। 4 में जितना हुआ था, मान लीजिए एक शहर है जिसमें 4 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, और एक शहर है जिसमें 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तो 4 और 5 के मध्य 10 गुना डिफरेंस होता है। जितनी हानि 4 में हुई होगी उससे 10 गुना ज्यादा हानि 5 में होगी सर। ठीक है, तो ये रिएक्टर स्केल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल में भूकंप आप देखते हैं। अब भूकंप भारत विश्व में कहां आते हैं? तो विश्व में भूकंप जो आते हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है, प्रशांत महासागर के अंदर ये जो इलाका है वर्ल्ड मैप के अंदर, यहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप जाते हो तो ये जो इलाका है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक रिंग के नुमा है। यहाँ पे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, और ये प्लेटें जब आपस में टकरा रही हैं तो यहाँ पर भूकंप सबसे ज्यादा आ रहा है। तो आपसे अगर पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो आप कह देना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। और इसी में जापान नामक शहर भी आता है, यानी कि जापान नामक देश भी आता है। यहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे, इधर ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो ये वर्ल्ड के मैप में अगर आप जाओगे तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पे बनता है, और इसे प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं और सर्वाधिक ज्वालामुखी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो विश्व में अलग अलग क्षेत्र में भूकंप आता है। आप ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। ज्वालामुखी जो आता है वो कैसे आता है, मैंने आपको बता दिया। ज्वालामुखी एक छिद्र से, पृथ्वी के गर्भ से कुछ जो लावा होता है वो बाहर निकलता है इस प्रकार से, है ना। तो अंदर ये लावा रहता है तभी ये बाहर आ रहा है। तो अंदर जब ये रहता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। ये जो आग आपको दिख रही ना, ये जब पृथ्वी के गर्भ के अंदर रहती है तो इसको मैग्मा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के गर्भ से बाहर आ जाती है तो इसे लावा कहा जाता है। ठीक है, और मैंने बता दिया 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय होता है जो निकल रहा है इसके जैसा, एक निष्क्रिय होता है जो बंद हो गया है, और एक प्रसुप्त होता है जो हो सकता है भविष्य में निकल जाए, खतरा बना रहता है, उसे कहते हैं प्रसुप्त। ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में आपको पता चल गया। अब देखो लावा क्या होता है, तो पृथ्वी के भीतर से जो तरल पदार्थ निकल रहा है ना, इसको लावा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा किसे कहते हैं, तो ये जो तरल पदार्थ अंदर रहेगा, पृथ्वी के गर्भ के अंदर रहेगा, तो इसको मैग्मा कहते हैं। और जब यह विस्फोट करके बाहर निकल जाए तो इसको लावा कहेंगे, रहेगा वही। ठीक है, तो अंदर रहेगा तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। ठीक है, ये ज्वालामुखी का फोटो भी है। ये प्लेटें हैं, ये ओशियनिक प्लेट इधर आ रही है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर। आप गहराई में मत जाना, आपको समझ नहीं आएगा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट क्या होती है। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट, ये समुद्री प्लेट है, स्थलीय प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई तो ये प्लेट इसके अंदर चली गई। आपको ये प्लेट कैसे जाती है, क्या होता है, ये सब बहुत गहराई की बात है, आप मत पढ़ना इसमें, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए ज्वालामुखी के अंदर आपका गैस निकलती है। ज्वालामुखी के अंदर क्या निकलती है सर, आपकी गैस निकलती है, और इस गैस में 60 से 90% तक गैस होती है। यानी कि ज्वालामुखी के अंदर 60 से 90% में क्या होती है, गैस और जलवाष्प होती है। गैसें जिसमें हाइड्रोजन निकलती हैं, सल्फाइड निकलती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, अमोनियम क्लोराइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये सारी की सारी गैसें निकलती हैं। साथ ही साथ इसमें विखंडित पदार्थ निकलता है, इसमें छोटे छोटे बम के आकार के दाने निकलते हैं, और इसमें मटर के आकार के दाने निकलते हैं जिन्हें हम लेपली कहते हैं। ठीक है सर, तो ये ज्वालामुखी होता है, और इस ज्वालामुखी को हमने पढ़ा
और यहाँ पर एक लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सारे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको याद कर लीजिएगा। प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इनको आप पढ़ डालिएगा। ठीक है सर, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने आपदा प्रबंधन को और सारी आपदा घटनाओं को देखा। प्यारे दोस्तों, वर्ग 3 का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाके संपूर्ण कोर्स को देख सकते हैं, जिसमें पहला हमारा जो टॉपिक था वो था पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन की इन मैराथन क्लासेस के माध्यम से भी हम इनको कवर करेंगे। सारी क्लासेस को जोड़ के एक मैराथन क्लास भी बना देंगे ताकि आपको अलग अलग क्लास में न जाना पड़े और एक ही क्लास में आपको कंबाइंड रूप से सारी की सारी हमारी 12-13 क्लासेस का मिल जाए मटेरियल। 20 क्लासेस मतलब 20 नंबर का मेन कंटेंट आता है, 10 नंबर का पेडागोजी आता है। तो जो मेन कंटेंट है, जो मेन कंटेंट आपका है, उस मेन कंटेंट के अंदर ही हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीजें कर लेंगे। 13 से 14 क्लास हमारी हो चुकी हैं, पेडागोजी टॉपिक आपका बचा है, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको उपलब्ध होती रहेगी। आप सेशन को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ। वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं, किसी प्रकार से कोई भी आपको ऐसी चीजें नहीं करवाई जाएगी जो आपके लिए काम की नहीं हो। जो भी चीज होगी वो आपको कहीं ना कहीं नंबर दिला के जाएगी, और मेरा वादा है कि जो भी इन सेशंस को देखेगा उसका पात्रता परीक्षा का पेपर बिल्कुल क्वालिफाइड होगा, निश्चित क्वालिफाइड होगा। आप विश्वास मान के रखिएगा। ये जो पात्रता परीक्षा होती है बहुत ही लप्पू सी होती है, बहुत ही लप्पू सी। आपको बस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। प्रश्न बिल्कुल आसान पूछे जाएंगे। वर्ग 3 का पात्रता है, वर्ग 1 का नहीं है, वर्ग 2 का नहीं है। वर्ग 2 1 के बहुत कठिन आते हैं, वर्ग 3 का पात्रता बहुत ईजी होता है। पात्रता के बाद मेंस के लिए आप जाएंगे, तो आप लोग इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद प्यारे दोस्तों।